हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। इस वीडियो में हम द क्लिंटन ईयर्स के बारे में बात करेंगे। बिल क्लिंटन, राइट, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट। हिलरी क्लिंटन इन्हीं की वाइफ है जो अ, अभी कुछ सालों पहले ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए लड़ी थी। एंड शी वाज नॉट एबल टू विन द इलेक्शंस, बट डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छा चैलेंज दिया था, राइट। और आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं यूएसए की या नहीं? ये आप कमेंट सेक्शन में यस और नो कहें। तो क्लिंटन क्लिंटन अपने अफेयर्स के लिए भी काफी चर्चा में रहे थे मोनिका बिलिस्की के साथ। तो वो भी एक बड़ी चीज हो गई थी वहां पे, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं एक साइड नोट में। ठीक है। तो डिस्पाइट विनिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश लॉस्ट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1992 to William Jefferson Clinton of the Democratic Party, who had campaigned on domestic rather than the foreign policy issues. तो लोग भी परेशान आ गए थे, ये जो जॉर्ज बुश हैं ये पैसे हमारे उड़ा रहे हैं बाकी कंट्रीज में और ये क्या तबाही कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में स्पेशली यूएस में पढ़े लिखे लोग थे, वो मानवता को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को वैल्यू देते थे। उनको भी समझ थी कि ये फालतू में हमले करके हल्ला मचा रहे हैं, यूएस की बेइज्जती कर रहे हैं, राइट। तो बिल क्लिंटन को उन्होंने जिताया, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। दो मेन पार्टीज है वहां पे होती है, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेटिक। अभी भी जो सरकार है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की है। डोनाल्ड ट्रम्प जो थे वो रिपब्लिकन के थे, और बुश जो थे, बुश फादर बुश जूनियर, दोनों के दोनों रिपब्लिकन पार्टी के थे। और ये बुश ही थे इसकी जो दो टर्म्स अपनी नहीं जीत पाए, है ना। वरना उनके बाद जितने भी लोग आएंगे सब दो टर्म्स जीतेंगे, है ना। बिल क्लिंटन हो गए, उनके बेटे जॉर्ज बुश हो गए, फिर आपके बराक ओबामा हो गए। और फिर ये जो चीज ट्रेंड जो चेंज हुआ, ये हुआ डोनाल्ड ट्रम्प के साइड, कि वो एक ही ट्रम्प रह पाए, एक ही टर्म रह पाए, ठीक है। तो बिल क्लिंटन अपने फॉरेन पॉलिसीज की वजह से जीते 1992 में, फिर 1996 में फिर से जीते। आपको सब लोगों को पता होना चाहिए कि यूएस में 4 साल तक आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, और 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हो। उससे ज्यादा बार आप नहीं बन सकते प्रेसिडेंट यूएस में। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल इसलिए रखा जाता है, अदरवाइज इंसान तानाशाह बन जाता है, ठीक है। तो यूएस में बड़ी वैल्यूज देते हैं, डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यूज को, ऑथोरिटेरियनिज्म बिल्कुल फॉलो नहीं करते। तो 2 बार के बाद आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो बिल क्लिंटन वॉन अगेन इन 1996 एंड दस रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर 8 years। तो 8 साल तक ये रहे थे। During the Clinton years, it often seemed that US has withdrawn into its internal affairs and was not fully engaged in world politics। तो काफी लग रहा था कि आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अपने इंटरनल इश्यूज, अपने डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो जनरली हमें बुश के टाइम में कुछ और दिख रहा था, कि ज्यादा ही कुछ एग्रेसिव हो रहे थे। In foreign policy, the Clinton government tended to focus on soft issues like democratic promotion, climatic change, and world trade, rather than on the hard politics of military power and security। तो मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी की ज्यादा बात नहीं कर रहा था, यूएस काम की बातें कर रहा था। काम की बातें जैसे डेमोक्रेसी प्रमोट करना, क्लाइमेट चेंज की, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, थोड़ा सोलर वोलर पैनल लाओ, है ना। ये सब चर्चाएं इसी टाइम में शुरू हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड में सुधार, फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चर्चाएं, ये भी यूएस की हेजेमनी दिखाती हैं दोस्तों, कि उन्होंने ये चीजें थोपी है दूसरे कंट्रीज पे, कि आप भी ऐसा करो। डब्ल्यूटीओ के थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाए, जिससे यूएस का ही फायदा हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड का ही फायदा हुआ, इंडिया जैसे कंट्रीज का काफी नुकसान हुआ। क्लाइमेट चेंज में भी अगेन वही बातें, कि हाँ हमने तो पूरा बढ़िया डेवलपमेंट कर लिया है, अब आपको डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि आप पॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज आपको क्लियर ही होगी कि डेवलपमेंट तो तभी हो सकता है, तो मतलब डेवलपमेंट तो तभी नहीं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो दोस्तों पैसा आता है, पैसा लगता है, आसान नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, कि इलेक्ट्रिक कार चला दो, सब कुछ रिन्यूएबल कर दो, पॉल्यूशन नहीं करो। ये सब डेवलपिंग कंट्रीज के बस की बात नहीं है, ना तो इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास एक्सपर्टीज है, ना मैन पावर है वो सबके लिए। तो ये सब यूएस की हेजेमनी ही दिखाती हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या? क्लाइमेट चेंज प्रमोट करना, डेमोक्रेसी। अब हर कंट्री डेमोक्रेटिक कैसे बन सकता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, गल्फ कंट्रीज इतने सक्सेसफुल है, गल्फ कंट्रीज तो अच्छे खासे सक्सेसफुल है, वहां बोलोगे डेमोक्रेसी लाओ, अब उसके चक्कर में अच्छे खासे जो देश है वो भी बर्बाद हो जाएंगे। आप फोटोज देख सकते हो पुरानी, इजिप्ट की, लेबनान की, लिबिया की, डिसेंट कंट्रीज थे, इवन इराक भी, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको लानी है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो वापस आते हैं क्लिंटन ईयर्स पे। तो मिलिट्री पावर का यूज थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा नहीं काफी कम हुआ था क्लिंटन ईयर्स के टाइम में, बट पूरा तरीके से खत्म नहीं हुआ था, ये अब हम भी देखते हैं। नेवरथलेस द यूएस ऑन ओकेजन डिड शो इट्स रेडीनेस
to use military power even during the Clinton years. तो आपको मिलिट्री पावर के एपिसोड अभी भी दिखेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड occurred in 1999 in response to Yugoslavia actions against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo. तो कोसोवो में जो यूगोस्लाविया ने हमला करा, तो इसके अगेंस्ट, इसके रिस्पॉन्स में यूएस आपको अटैक करेगा. द एयर फोर्सेस ऑफ द NATO countries led by the US bombarded targets around Yugoslavia for over 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan Milosevic and stationing of a NATO force in Kosovo. तो कोसोवो के बारे में भी आप सर्च कर सकते हो, है ना. और यूगोस्लाविया की तो अच्छे से पिटाई कर दी थी यूएस ने. और यही मेन जो चीज हुई थी, वो आपको दिखेगी जो क्लिंटन ईयर के टाइम में होगी. ठीक है. और कोसोवो के बारे में थोड़ा पढ़ना. चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं कि क्या कोसोवो कंट्री है या नहीं है, इसका आंसर क्या है. ठीक है. तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कोसोवो नाम दे रखा है, ये क्या कंट्री है क्या? यही इसी का आंसर आप यस और नो में थोड़ा सा पढ़ के दीजिए. हाँ, सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा. ठीक है, सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर वैसे ही पता है तो वेल एंड गुड है. ठीक है. तो कोसोवो के बारे में आप पढ़ेंगे. क्या यूगोस्लाविया अभी कंट्री है? चलो ये आंसर दे दो. क्या यूगोस्लाविया अभी कोई कंट्री है या नहीं है? ये भी आपको थोड़े आंसर मिलेंगे, चीजें दुनिया की पता चलेंगी. आगे चलते हैं. अनदर सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग द क्लिंटन years was in response to the bombing of US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam in Tanzania in 1998. तो यूएस की जो एम्बेसी है वहां पे अटैक हुए थे नैरोबी और तंजानिया में. इसके अगेंस्ट यूएस अटैक करेगा. These bombings were attributed to Al Qaeda, a terrorist organization strongly influenced by the extremist Islamist ideas. तो अल कायदा काफी एक्टिवेट हो गया था इस टाइम में, और उसने यूएस की एम्बेसीज पे अटैक करे थे. इसके इसके अगेंस्ट यूएस अटैक करेगा. विद इन अ फ्यू डेज ऑफ दिस बॉम्बिंग, प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर्ड ऑफ ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच. ठीक है. A series of cruise missiles strike on Al Qaeda terrorist targets in Sudan and Afghanistan. तो हमले हुए तंजानिया और केन्या में. यूएस अटैक कर रहा है सूडान और अफगानिस्तान में. बर्बाद कर दिया यूएस ने इन देशों को. सूडान के बारे में बहुत बुरा हाल है. सूडान उस टाइम में तो सूडान था, अभी तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, साउथ सूडान और सूडान में. ठीक है. यूएस डिड नॉट बॉदर अबाउट द यूएन सैंक्शन और प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन दिस रिगार्ड. तो एक अच्छी चीज आप यूएस के पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो, किसी की नहीं सुनता, अपनी चलाता है, और बाकी पूरी दुनिया के लिए नेगेटिव चीज है और वर्ल्ड ऑर्डर को खराब करता है. It was alleged that some of the targets were civilian facilities unconnected to terrorism. तो कोई कनेक्शन नहीं, बम आपका गिर रहा है. हाँ, अब यूएस थोड़ा सा इसमें ठीक हो गया. एक्चुअली टेक्नोलॉजी में ने भी काफी अच्छा काम करा है कि अब टारगेटेड बम गिरते हैं. टारगेटेड, है ना. पहले तो बम गिरा देता था कहीं पे भी, सोचता भी नहीं था, उसको लगता था हाँ यहाँ पे थोड़े से कुछ इश्यूज हैं, वहां पे बम गिरा देता था. अभी भी करता है, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम. पहले तो पूरी तबाही, सिविलियंस मर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो उस टाइम में जो सिविलियंस मरे और जो बच गए उनके रिश्तेदार, वो सब सब टेररिस्ट बन चुके हैं ना. हाँ, वो आपके लिए टेररिस्ट है, लेकिन अपने लिए तो वो बदला ले रहे हैं. राइट. आपने काफी मूवीज में भी ये चीजें देखा होगा. तो यूएस ने खूब आतंकवाद क्रिएट करा है, खूब परेशानियां क्रिएट करी हैं अपने इन एक्शन से. इन रेट्रोस्पेक्ट दिस वाज merely द बिगिनिंग. अनफॉर्चुनेट बात है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, अभी तो बड़ा बड़ा क्या क्या करेगा यूएस. यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रखा है. दिस इज रिडिकुलस, ये मैम कह रही हैं. Does it mean that Sri Lanka can drop a missile on Paris if it suspects that some of the LTTE militants are hiding there? तो बताओ भाई इसका आंसर. कि LTTE की प्रॉब्लम श्रीलंका को तो बहुत है, उसको वाइप आउट करना चाहता है. LTTE ने जीना हराम कर रखा है श्रीलंका का. तो अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट को न्यूज मिलती है कि LTTE टेररिस्ट पेरिस में छुपे हुए हैं, तो क्या श्रीलंका अटैक कर सकता है पेरिस पे? आंसर तो नो ही है. राइट. तो यूएस कैसे अटैक कर देता है अफगानिस्तान, लिबिया, तंजानिया, सूडान, जहां मर्जी, जहां उसका मन करता है वहां यूएस कैसे कर देता है? ये क्वेश्चंस के आंसर शायद कोई नहीं दे रहा. ठीक है. थैंक यू. यूएस हेजेमनी क्लिंटन ईयर्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे. अब चैप्टर और इंटरेस्टिंग और वायलेंट होता जाएगा.